नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन टेस्ट का डिस्कशन बहुत दोस्तों आपके साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा होगा। जो 1 क्वेश्चन है वो कह रहा है गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग। तो इसमें आप देखें 2 चैप्टर्स इन्वॉल्व हो गए। एक तो हो गया चैप्टर आपका थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब आप इसको कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि गैसियस मिक्सचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट एंड बॉन्डिंग, 2 चैप्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 एंड C2H2 ये दे रखा है आपको। पाई बॉन्ड पूछे 5.4 ग्राम मिक्सचर में, 5.4 ग्राम मिक्सचर, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो जब आप इक्वल नंबर ऑफ मोल्स पे काम करते हैं तो आपको एक जुगाड़ सिखाई जाती है। वो सिखाया जाता है आपके कि मोल्स ऑफ C2H4 इक्वल टू मोल ऑफ C2H2 बराबर है इक्वल टू टोटल मास जो आता है अपॉन सम ऑफ मोलर मास। तो 5.4 अपॉन सम ऑफ मोलर मास, C2H4 का मोलर मास 28 हो गया और C2H2 का हो गया 26, तो 54 ही आ गया। तो 0.1 मोल आ गया हमारे पास मोल्स। तो मोल ऑफ C2H4 हो गए 0.1 मोल, और C2H4 में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, ये तो ऐसे है, एक ही पाई बॉन्ड है, तो 0.1 मोल पाई बॉन्ड आ गए ये। और मोल ऑफ C2H2 हो गए कितने, दिस इज आल्सो 0.1 मोल, और इसमें कितने पाई बॉन्ड है आप जानते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर, तो 0.2 मोल्स पाई बॉन्ड ये आ गया। तो इन टोटल 0.3 मोल्स, जिसको हम लिख सकते हैं 0.3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो दैट इज वाई द आंसर इज ए आंसर आ जाता है इसके अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें अगर आपके साथ में। उसने कहा बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2, फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन आर दे रखी है आपको। तो वो कन्वर्ट कराना चाह रहा है O2 के 1 मोल को O- गैस और O-2 गैस में 1 मोल ये और 1 मोल ये बनाना चाह रहा है। तो दोस्तों इस प्रोसेस को देखें तो O2 को पहले आपको तोड़ना पड़ेगा O प्लस O में, और ये बॉन्ड एनर्जी के बराबर बॉन्ड एनर्जी हो गई इसमें, और वो उन्होंने दे रखी है 600 किलो जूल। अब O को कन्वर्ट किया अगर हमने O माइनस में, तो डेल्टा H हो गई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये वैल्यू उन्होंने दी है 250 किलो जूल। फिर O को कन्वर्ट, क्षमा चाहता हूँ, O को कन्वर्ट करना पड़ेगा O-2 में, और ये जो डेल्टा H होगी पहले O- में कन्वर्ट होगा फिर O-2 में कन्वर्ट होगा। तो ये दोनों का सम हो गई 250 प्लस सेकेंड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी है आपको 550, दैट इज इक्वल टू, आप देखें तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो दिस इज 600 प्लस -250 प्लस -250 प्लस 550, इनको जोड़ देंगे आप तो ये 650 किलो जूल आ जाएगा। दैट इज वाई द आंसर इज ए आंसर आ जाता है इसमें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने ठीक किया होगा। 1 मोल तो O बना हमारे पास में, 1 मोल O बना था ये वाला, इसमें 1 मोल को तो माइनस तक ही छोड़ दिया, दूसरे को -2 तक, तो मतलब O से पहले O- बनाया होगा, O- से O- इस वाले, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन ठीक हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें आपके साथ में, इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स आयंस हाउ मेनी हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल। उसने बताया कितनों में ns1 कॉन्फ़िगरेशन है, ये पूछा है आपसे, कितने ऐसे हैं जिनमें ns1 है। तो आप जानते हैं क्रोमियम तो सब जानते हैं कि 3d5 4s1 होता है इसमें, तो नो डाउट क्रोमियम इज द आंसर।
इसके अलावा कॉपर को सब जानते हैं कि 3d10 4s1 होता है। सर्टेनली दिस इज आल्सो आंसर। सीजियम एक एल्कली मेटल है और एल्कली मेटल तो में तो लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं NS1 होता ही है। तो सीजियम होती है हीली हाई हली हाली नाक रब का छठे नंबर पे आती है, 6s बनाएगा इसमें। कोई सा भी एस बनाए, S1 आ रहा है तो एक आंसर ये भी हो गया। इसके अलावा He+, आप जानते हैं हीलियम में 1s2 होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1s1, एक आंसर ये भी हो गया आपका। इसके अलावा Xe+ में कितना आएगा तो आप जानते हैं इसमें तो नहीं आएगा इतना, इसमें तो लास्ट में NH2NP5 आएगा, तो ये आंसर नहीं है आपका। Al+3, एल्युमिनियम में भी लास्ट में NH2NP0 आएगा, ये भी आंसर नहीं है। B+3 शक्ति वक्र, वेनेडियम आता है शक्ति वक्र तीसरे नंबर पे, तो दिस इज आल्सो 3d0 4s2 आएगा, ये भी आंसर नहीं है। तो 1 2 3 4 चार आंसर आ जाते हैं, तो आंसर बी हो जाता है इसमें आपका। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। उसने कहा डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बी बॉन्ड ए बी इन डी वाई पूछ रहा है आपसे। बॉन्ड लेंथ दे रखी है 200 पिकोमीटर और बी कैरी 0.6 इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है। तो आप जानते हैं डाइपोल मोमेंट होता है E/D, ऐसे होता है। E दे रखा है 0.6 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं CGS यूनिट में लूँ तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10, और बॉन्ड लेंथ दे रखी है 200 पिकोमीटर, तो 200 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि पिकोमीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया है इसमें, और डीवाई में कन्वर्ट, ये जो यूनिट आएगी ESU सेंटीमीटर आएगी, इसको डीवाई में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास आ गया 0.6 इंटू 4.8 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻18, और इसको हटा दूँ तो डीवाई हो जाएगा, तो इसे 1.2 इंटू 4.8 डीवाई, और डीवाई आ गया 5.76 डीवाई। सो ये आंसर आपका बी आ जाता है, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप। विच प्रोसेस रिक्वायर मोर एनर्जी, किस प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी वो ए में ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को सब जानते हैं कि लिथियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज वेरी वेरी हाई, अप्रॉक्सीमेटली 8,000 किलो जूल की रेंज में चल पहुंच जाती है, बहुत ज़्यादा। और दैट इज वाई द आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें, इफ हुंस रूल इज वायोलेटेड, अगर हम हुंस रूल को फॉलो ना करें, हुंस रूल को फॉलो ना करें तो क्या होगा Mn+2 में। तो Mn+2 अगर हुंस रूल को फॉलो किया जाए तो आप जानते हैं 3d5 4s0 होता है। तो d5 अगर मैं हुंस रूल को फॉलो करता हूँ तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे। अगर हुंस रूल इज ओबेड, अगर मैं हुंस रूल को फॉलो नहीं करता हूँ तो 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। और 1 का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 bm के आसपास है। दैट इज वाई द आंसर इज ए। आसान क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें, ये IIT के एक आए हुए क्वेश्चन था, एडवांस में एक क्वेश्चन था, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, बस उसमें ज़रा सा एक पार्ट को चेंज कर दिया।
उसने कहा सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर हैं उनका सम निकलवा रहे हैं। पहला है TeBr6-2। आपको समझना पड़ेगा Te क्या है। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये ग्रुप 16 होता है। तो टेलुरियम के आउट ऑफ वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ये आ गए 8, 6 से बॉन्डिंग कर दी तो टेलुरियम पे 1 बचेगा बस। 6 से 6 Br से तो बॉन्डिंग कर दी और कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। 6 थे, 2 बाजार से आ गए नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए 1 लोन पेयर बचेगा। Brf2 प्लस में अगर हम देखें तो ब्रोमीन के आउटर शेल में 7 होते हैं, 1 चला गया प्लस चार्ज की वजह से, तो 6 रह गए। 2 फ्लोरीन से बॉन्डिंग, तो 4 से तो हमारे पास में बचे इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर बचे, 1 और 1 2। अब आया नंबर SnF3। तो नाइट्रोजन को सेंटर में रख लीजिए, 1 सल्फर के साथ डबल बॉन्ड और 3 फ्लोरीन। ये अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो नो डाउट नाइट्रोजन ने कुल मिला के 5 बॉन्ड बना दिए, और जब 5 बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। SnF3, तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन बनाए। तो S को फिर आपको क्या लेना पड़ेगा? अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ तो सल्फर की 6 बॉन्ड बना सकता है। तो सल्फर के आउटर शेल में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 ने ही बॉन्ड बना दिए, तो सर्टेनली कोई लोन पेयर नहीं है, तो 0 लोन पेयर। अब अगर आपने ये भी बनाया होगा तो भी आपका आंसर में फर्क नहीं आएगा, तब भी लोन पेयर नहीं बचा होगा। वैसे आप जानते हैं ये वाला स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, तो 0 लोन पेयर यहाँ पे आगे बढ़ते। उसके बाद है HCF3-। तो जीनोन के आउटर शेल में आप जानते हैं 4 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 और आ गया 9, 3 से बॉन्डिंग कर ली तो 6 बच गए, 1 2 3, 3 फ्लोरीन से बॉन्डिंग, तो 3 लोन पेयर ये हो गए। 2 यहाँ पे बचे थे, 1 पहले वाले में था और 3 यहाँ तो 0 थे। अब आया NO2-। NO2- नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 होते हैं, 1 6, और आप जानते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 1 ये बचेगा। आप चाहे तो ऐसे ही बना सकते थे इसमें, तब भी 1 ही बचता, किसी भी तरह से आप बनाएंगे तो 1 ये हो गया। तो कुल मिला के 1, ये तो 0 है, 3 4, 2 6 और 1 7। हमारे पास TeBr6-2 था जिसमें 1 आ गया, Brf2 प्लस में 2 आ गए, SnF3 में नहीं है, HCF3- में 3 और 1 है, 1 3 4 2 6 और 1 7, 7 आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 एक शानदार क्वेश्चन है। ये IIT का पेपर है जो 2017 में 18 में आया था, उससे निकाला हुआ क्वेश्चन है। 2s ऑर्बिटल के लिए वो पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप जानते हैं 2s में पहला स्टेटमेंट दिया है 1 रेडियल नोड, ये बात जानते हैं आप, ये सही है क्योंकि 1 रेडियल नोड होती है 2s में। रेडियल नोड आप जानते हैं n-l-1 होता है, तो 2 - 0 - 1 रेडियल नोड, ये सेंटेंस सही है। अब सेकंड देखते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कह रहा है वो आपसे। एट न्यूक्लियस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/A0 की पावर क्यूब, और A0 यहाँ पे बोर रेडियस है। ये बात सही है। आपको मालूम होगा कि S के केस में प्रोपोर्शनल टू 1/A0 क्यूब होती है, और P के केस में प्रोपोर्शनल वो जो साई स्क्वायर होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर मान सकते हैं, तो साई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/A0 5 होती है। P के केस में A0 5 होती है, S के केस में A0 क्यूब होती है। तो ये भी ऑप्शन सही है। अब अगर फर्स्ट और सेकंड सही है तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है डी, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड। वैसे भी थर्ड आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नो डाउट अगर हम साई का ग्राफ बनाएंगे तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा
और 1 रेडियल नोड बनेंगे। तो ये भी ऑप्शन आप देख रहे हैं, थर्ड भी सही है। तो दैट इज वाई द आंसर इज डी, ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, इसने आपको कुछ सिखाया होगा क्वेश्चन में कि भाई किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। एक और शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। उसने कहा आपसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इन द ऑफ एन इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट, तो n इक्वल टू 3 ऑफ ए यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज xn प्लस इज इतना। तो आपको बताया था हमने कि वेवलेंथ इक्वल टू होता है 3.32 n/z एंगस्ट्रॉम। ये कब होता है? इन अ बोर ऑर्बिट। किसी बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो 3.32 n/z एंगस्ट्रॉम होती है। अब ये वैल्यू अगर मैं इसमें लगा दूँ तो लेमडा दे रखी है आपको उसने 0.553 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 3.32 n मालूम है 3/z एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गया तो z इक्वल टू आ गया 3.32 इंटू 3/0.553। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ आपके सामने कैलकुलेटर से, 3.32 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.553, तो ये हमारे पास आ जाता है 18। इसका मतलब एटॉमिक नंबर जो है 18 है हमारे पास। और जब एटॉमिक नंबर 18 है तो इसकी पीरियोडिक पोजीशन क्या होगी? आप जानते हैं हीलियम नियॉन। हीलियम होता है एटॉमिक नंबर 2, नियॉन होता है एटॉमिक नंबर 10 और आर्गन होता है एटॉमिक नंबर 18। फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में ग्रुप नंबर 18 में हो गया, थर्ड पीरियड ग्रुप नंबर 18, आंसर बी आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, वो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी 2 नोडल प्लेन। आपको मालूम है बॉन्डिंग 2p में का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉन्डिंग 2p का तो वो ऐसे बनता है। दिस इज द बॉन्डिंग 2p। और जब हम एंटी बॉन्डिंग 2p बनाते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। याद आ रहा होगा आपको, देखें मैं बना के दिखाऊंगा आपको। ये एक p ऑर्बिटल हमारे पास में और ये दूसरा p ऑर्बिटल, इन दोनों को मिलाएं अगर हम तो ये ऐसे बन जाता है। जैसे द और अगर मैं क्या करूं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आप बनाना जानते होंगे इस बात को। और अगर मैं सिग्मा 2p मैंने बनाया अभी आपको, सिग्मा बनाऊं मैं यहाँ पे, सिग्मा तो आप जानते हैं ऐसे बनता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, वो मैंने बनाया था दिस वाज बॉन्डिंग 2p, ये बना। और सिग्मा बनेगा तो आप जानते हैं ये सिग्मा बनेगा। और अगर मैं एंटी बॉन्डिंग बनाऊं तो आप जानते हैं वो ऐसे बनेगा। दिस इज एंटी बॉन्डिंग p। इसमें 2 नोडल प्लेन मानते हैं, एक u और एक u। तो एंटी बॉन्डिंग p में 2 नोडल प्लेन मानते हैं, तो दैट इज वाई आंसर इज b। नेक्स्ट उसने दिया है होमो एंड लूमो ऑफ नाइट्रोजन r। तो अगर आप होमो लूमो नहीं जानते तो आप इस क्वेश्चन के थ्रू सीख जाएंगे। नाइट्रोजन का अगर हम MOC लिखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो वो हो जाता है बॉन्डिंग 1s2, एंटी बॉन्डिंग 1s2,
बॉन्डिंग 2s2, एंटी बॉन्डिंग 2s2, और उसके बाद आप जानते हैं कि पाई पहले आता है 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, और फिर एंटी बॉन्डिंग खाली पड़े होते हैं। तो हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो ये, दिस इज कॉल्ड एज होमो, जो भरा हुआ ऑर्बिटल है और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला है, और जो खाली है और सबसे कम एनर्जी वाला, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर। तो होमो तो सिग्मा 2pz हो गया, और लूमो एंटी बॉन्डिंग 2px या 2py हो गया। तो सिग्मा 2pz एंड एंटी बॉन्डिंग 2p, ये आंसर आया। तो आंसर ए हो गया इसके अंदर। बढ़िया क्वेश्चन था, आपको पसंद आया होगा क्वेश्चन। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यहाँ तक पहुँचने लगे होमो लूमो तक। क्वेश्चन नंबर 12, एक आईआईटी के आए हुए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया। उन्होंने 1s के लिए पूछा था, हमने ये 2s के लिए कर दिया। दोस्तों, जब हम बाई एक्सिस पे एक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक छोटा सा ये ऑर्बिट बना के, मैंने एक लाइव क्लास लगाई थी, उसमें भी आपको बताया था। अगर आप मेरी लाइव क्लास देखें यूट्यूब पर, तो उसमें आपको 30 अक्टूबर की जो लाइव क्लास मिलेगी, उसमें आपको मिलेगा। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी देखें, तो बाई एक्सिस पे 4πr² आ जाता है। ये बाई एक्सिस पे आ जाता है 4πr²। तो क्योंकि r आ गया वहाँ पे बाई एक्सिस पे, तो इसलिए s ऑर्बिटल के लिए भी प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे नॉर्मली s ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम होती है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम नहीं होती, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये तो बनता है 1s के लिए। और यही ग्राफ अगर मैं 2s के लिए बनाऊँ, तो यहाँ पे अगर मैं 4πr² लूँ, तो ये ग्राफ बनेगा 2s के लिए 1 रेडियल नोड के साथ में। तो दैट इज वाई द आंसर इज ए बन जाता है इसके अंदर। उसने पूछा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ He+ आयन। He+ आयन के थर्ड ऑर्बिट में पूछ रहा है आपसे। तो आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की डबल होती है, साइन सेम होता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, आप जानते हैं। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज 2 × -13.6 जेड हो गया हेलियम में, तो 2 का स्क्वायर अपॉन थर्ड ऑर्बिट है, तो 3 3 जा 9, इतने इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके आपस में है 8 × -13.6 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 से थोड़ा कम वैल्यू ले लें और नेगेटिव में आना चाहिए। तो दैट इज वाई द आंसर इज सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखें आपसे, ये भी एक आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है। उसने कहा था हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज B+3। ओके, आप जानते हैं B+3 में जेड हो गया 4। इज इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट S1। तो इसका मतलब S1 जो है वो S ऑर्बिटल है, क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट है विद 1 रेडियल नोड। 1 रेडियल नोड है, तो हम समझ सकते हैं S1 इसका मतलब S ऑर्बिटल है, 1 रेडियल नोड है, तो ये 2s हो गया। ओके, अपॉन एब्जॉर्बिंग लाइट, इसने लाइट एब्जॉर्ब, द आयन अंडरगो ट्रांजिशन टू ए स्टेट S2 में पहुंच गया। ओके, हैज 1 रेडियल नोड, इसमें भी 1 रेडियल नोड है, 1 रेडियल नोड, एंड इस एनर्जी इज इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसकी जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बराबर है। इससे हम इसका नंबर n निकाल सकते हैं। कैसे निकालें? इसकी एनर्जी हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो आप जानते हैं एनर्जी इक्वल टू होता है -13.6 Z² अपॉन n²। तो Z और n बराबर होंगे तभी हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट के बराबर आएगी। तो n और Z बराबर है, और Z है इसका 4, तो इसका मतलब इसका n 4 आ गया।
और 4n है और 1 रेडियल नोड है, तो 4d होना चाहिए, क्योंकि n माइनस एल माइनस 1, 4 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो दैट इज वाई दिस शुड बी 4d। तो ये 4, तो उसने पूछा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट S2 इज, सो आंसर बी आ गया। बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा आपसे क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन एन ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैविंग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम दिया h अपॉन 1.414 पाई। आप जानते हैं √2 होता है, तो h अपॉन √2 पाई दे दिया। और आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल होता है MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो NH अपॉन 2 पाई, h अपॉन √2 पाई कब आ सकता है? नहीं, ये होता है MBR इक्वल टू ऑर्बिटल का जो होता है एंगुलर मोमेंटम √L, क्षमा चाहता हूँ, L प्लस 1। √L प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, ये होता है। तो h अपॉन √2 पाई कब आएगा? जब ये √2 आ जाएगा। और ये √2 कब आएगा? जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब L की वैल्यू 1 है। और एनर्जी दी है उसने -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप जानते हैं एनर्जी इक्वल टू होता है -13.6, जेड तो 1 हो गई, हाइड्रोजन एटम कहता है, अपॉन n² इक्वल टू -0.85। तो n की कितनी वैल्यू रखूं कि ये आ जाए? तो 13.6 को 16 से डिवाइड करूं, तो n² इक्वल टू 16, n इक्वल टू 4। तो n 4 हो गई और l हो गई 1, तो रेडियल नोड हो गई 4 माइनस 1 माइनस 1, 2 रेडियल नोड। तो रेडियल नोड इक्वल टू 2। अब मैं समझता हूँ बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चन, आंसर सी आ गया। आई होप आपको, नो डाउट टफ भी हो सकता है, आपको टफ लग सकता है, लेकिन अभी तो बेटा हमें तो एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको अच्छा लगेगा उसमें। ये एक आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द प्रोसेस विल रिक्वायर हायर एनर्जी। आप जानते हैं किसी भी एलिमेंट में, फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट विदाउट एनी एक्सेप्शन I1 से ज़्यादा, एक ही एलिमेंट की बात करें, हमेशा इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होता, दैट इज वाई द आंसर इज डी। वो I4 है हमारे पास में जो डी है, सी वाला I3 है, बी वाला I2 है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वो आपसे कह रहा है विच प्रोसेस बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज, किस केस में बॉन्ड एंगल बढ़ेगा? तो PCl3 पे क्लोरीन लगाया उन्होंने, PCl4 प्लस बनाया। PCl3 जो होता है अमोनिया वाला स्ट्रक्चर मान सकते हैं, पिरामिडल, और PCl4 प्लस को अगर हम देखें तो ये टेट्राहेड्रल मान सकते हैं। तो नो डाउट बॉन्ड एंगल ये 109 डिग्री के आसपास, दिस इज लेस देन 109 डिग्री, तो ए ऑप्शन हो सकता है। एक बार और चेक कर लेते हैं बी को, BF3 प्लस F माइनस BF4 माइनस। आप जानते हैं ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, 120 डिग्री और ये 109 डिग्री, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, तो दैट इज वाई दिस इज नॉट द आंसर। सी को चेक करें, CO2 प्लस O माइनस 2, CO3 माइनस 2, ये आप जानते हैं 180 डिग्री का एंगल होता है, ये तो 120 है, तो दिस इज आल्सो डिक्रीज, दिस इज नॉट द आंसर। और डी देखें, BF2 प्लस F माइनस BF3 माइनस, ये भी आप देख रहे हैं 180 डिग्री, 180 से तो घट सकता ही नहीं। वैसे भी आप इसे देखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर आएगा, 120 आएगा, डिक्रीज, दिस इज नॉट द आंसर, दैट इज वाई द आंसर इज ए। आसान क्वेश्चन था, आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आपके साथ में देखें, नाइट्रोजन इन ट्राइसलाइल अमीन इज पिरामिडल, बात सही है। ट्राइसलाइल अमीन में
आपको मालूम हो कि SiH3 के साथ में जब हम, तो एक डी पाई पी पाई बॉन्ड बन जाता है, और इस डी पाई पी पाई बॉन्ड की वजह से अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि वैसे प्लेनर हो जाता है। तो ए जो एजर्सन है, एजर्सन गलत है, और जब एजर्सन गलत होता है तो आंसर डी आता है। आपको रीजन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखें, जस्ट ए मिनट, 17, 18, ये 18 था और दिस वन 19। ये अभी आईटी एडवांस 2020 का क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है उस क्वेश्चन में जरा सा, जिससे कि आपको सच याद वाला आंसर ना मिले। उन्होंने कहा कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड इन द लिक्विड फॉर्म। ओके, व्हेन ए चार्ज कॉम्ब इज ब्रॉट, तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस लिक्विड को रिपेल कराएंगे या अट्रैक्ट कराएंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन पोलर होते हैं। तो O2 तो आप जानते हैं नॉन पोलर होते हैं। HF आप जानते हैं पोलर होगा, क्योंकि अकेले दो ही तो एटम है, दो एटम में तो दोनों डिफरेंट एटम, नॉन पोलर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वाटर को तो दुनिया जानती है ये पोलर है, अमोनिया को दुनिया जानती है ये पोलर है, H2O2 भी पोलर है, CCl4 आपको मालूम होना चाहिए नॉन पोलर होता है, क्लोरोफॉर्म पोलर है, दो एटम नहीं है, तीन तरह के एटम है, ट्राई, तो दिस इज पोलर। HCF4 आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज आल्सो पोलर। पोलर नॉन पोलर निकालना आप जानते होंगे, नहीं जानते तो प्लीज बॉन्डिंग पे काम करिए। दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज आल्सो पोलर। तो अब देखिए पोलर कितने हैं हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 पोलर हैं। तो 7 इनको क्या करेंगे, कंघे को, चार्ज कॉम्ब को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। दैट इज वाई द आंसर इज B7। क्वेश्चन को आपको नहीं ठीक से पढ़ा होगा तो आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपने करेक्ट किया रॉन्ग किया वो एक अलग बात है, लेकिन सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाए तो जिससे कि आप आगे इन वाले क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाए। दिस वाज योर 19, नाउ कम टू 20। 20 में उन्होंने क्या किया, ये भी इस साल का आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। आईटी एडवांस 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है उसमें। तो उन्होंने यहाँ पे एक, आप ठीक से क्वेश्चन को आपने पढ़ा हो तो उन्होंने एक बैलेंस बीम बना रखी है वहाँ पे, और नीचे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उन्होंने बैलेंस बीम में, तो अगर हमने एक्स में कोई लिक्विड भरा, आपने पैरामैग्नेटिक लिक्विड, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो फिर जो एक्स वाली है वो अट्रैक्ट नीचे को झुक जाएगी, जैसा कि थर्ड केस में दिखाई दे रहा है। और अगर आपने कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस भर दिया एक्स की जगह, तो वो रिपेल होगी, तो ऊपर को भागेगी, जैसा कि सेकंड केस में दिखाई दिया। तो अब उसने फर्स्ट में कहा एक्स इज H2O। आप जानते हैं H2O लिक्विड जो होता है, H2O जो होता है आप जानते हैं डायामैग्नेटिक होता है। अब जब डायामैग्नेटिक है तो सर्टेनली वो उसे ऊपर को पुश करेगा, तो द पेन इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अपवर्ड। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। उन्होंने कहा इफ एक्स इज O2 लिक्विड, O2 है, और तो O2 आप जानते हैं पैरामैग्नेटिक होता है। और जब पैरामैग्नेटिक होगा तो वो क्या करेगा, उसे अपनी तरफ खींचेगा, तो डाउनवर्ड आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड NO2 आप जानते हैं ये भी पैरामैग्नेटिक होता है, और पैरामैग्नेटिक होगा तो वो अपनी तरफ खींचेगा, तो दैट इज आल्सो डाउनवर्ड। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, दैट इज वाई द आंसर इज डी, ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैंने थोड़ा सा चेंज किया था क्वेश्चन में जो आईटी में आया था उससे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए।
उसने कहा आपसे NO2 माइनस, NO2 प्लस, NO3 माइनस, इनको बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है। आप जानते हैं ये एंगुलर होता है, ये लीनियर होता है, लीनियर मतलब 180 डिग्री एंगल, और ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब 120। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल आया NO2 माइनस, उससे ज़्यादा आया NO3 माइनस, और सबसे ज़्यादा आया NO2 प्लस। तो दैट इज द आंसर इज NO2 माइनस से ज़्यादा NO3 माइनस, उससे ज़्यादा NO2 प्लस। तो आंसर शुड बी बी। 22 क्वेश्चन देख रहे हैं। उसने कहा आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। उसने आपसे कहा अ मेटल एम हैविंग वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, इट वाज एक्सपोज टू 2 फोटोन्स ए एंड बी हैविंग एनर्जी ई एंड 2ई पर, क्लियर। तो ये एक मेटल है हमारे पास में जिसका वर्क फंक्शन दे रखा है, तो इस पे ई एनर्जी का डाला तो काइनेटिक एनर्जी निकली 4 × 10⁻⁻20, और अब की बार 2ई एनर्जी का डाला तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी आपको मालूम होना चाहिए ये इसके डबल से ज़्यादा होगी, 2 × 4 × 10⁻20 से ज़्यादा। तो इट शुड बी 8 × 10⁻20 से ज़्यादा। और ऐसे कितने ऑप्शन हैं जिसमें 8 × ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो ये तो बहुत ज़्यादा आ गई सी केस में। तो द काइनेटिक ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ बी, तो बी में अगर हम देखें तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 8 × 10⁻20। सो ऑप्शन सी हो जाता है ग्रेटर देन 8 × 10⁻20। ऐसे हमने कैसे कह दिया ग्रेटर आएगा, क्योंकि अगर सपोज करो वर्क फंक्शन मान लो 50 रुपये है, हम पैसों में बात करें, अगर हम किसी को 100 रुपये का नोट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी E - 5 होती है, तो वो 100 - 50 50 रहेगा। और अगर हम 200 का नोट डबल कर दिया हमने, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बताइए, 200 - 50, ये तो 150, मतलब का डबल से ज़्यादा आएगी। दैट इज वाई मैंने देखते ही आंसर उसमें लगा दिया। 23rd क्वेश्चन देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N3-। आप जानते हैं कि जब एक नॉन साइक्लिक बना रहे हैं, हमने ये बनाया, ऐसे हमने और बनाए, तो हम साइक्लिक नहीं बना सकते। हम ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के नॉन साइक्लिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। दैट इज वाई द आंसर इज सी। 24 अगर आप देखें, विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स F and Cl, S and Se, Li and Na रेस्पेक्टिवली, द एलिमेंट दैट रिलीज मोर एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ज़्यादा एनर्जी। तो आप जानते हैं F और Cl में Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ऐसे कितने ऑप्शन हैं जिसमें Cl है, ऐसे 2 ऑप्शन है C और D। और सल्फर एंड सेलेनियम की बात करें अगर आप, तो आप जानते हैं सल्फर की ज़्यादा होती है। तो क्लोरीन के साथ में सल्फर, ऐसा एक ही ऑप्शन है सी। 24(5) पे बात करें। अच्छा क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ए मेटल आर। तो जब फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी 496 दे रखी है, तो आप समझ जाइए कि ये एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल ही होते हैं जिनकी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी 500 से कम होती है। तो एल्कली मेटल का अब उन्होंने क्या कहा, एक 1 मोल क्या ले लिया, 2 मोल मेटल है। तो हम एल्कली मेटल मैंने मान लो NaOH या KOH कुछ भी मान लीजिए, 2 मोल NaOH मान लिया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल HCl की ज़रूरत पड़ेगी। नो डाउट HCl तो 2 ही मोल जरूरत पड़ेगी, 2 से 2।
और अगर मैं H2SO4 डालूँ तो एक ही मोल से हो जाएगा, तो 2:1 की रेशो आएगी। आंसर सी। ये भी एक IIT का आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें जरा सा चेंज कर दिया जिससे कि आपको ऑप्शन रटा हुआ ना हो। तो दोस्तों पेपर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।